आज की क्लास में हम जो पहला क्वेश्चन देखेंगे वो टॉपिक है हमारा मॉड से। तो मॉड का ये जो प्यारा टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, तो इसी से हमें आज का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला है कि एक सीरीज़ आपको दे रखा है, जहाँ पे कुछ नंबर का सीरीज़ यहाँ पे आपको देखना है और वहाँ से आपको बताना ये है कि कौन सा जो है यहाँ पे मॉड है। देखिए मॉड मैंने बहुत बार आपको ये तरीके से बताया है कि सबसे बेसिक मॉड ये होता है कि एक सीरीज़ में जो नंबर मैक्सिमम टाइप रिपीटेशन होता है तो उसी को ही हम मॉड बोलते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का करने का ये तरीका होता है कि ऑप्शन को फॉलो करना है। ऑप्शन को जब फॉलो करेंगे तो आप चार को संख्या से आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 76 है, तो पूरा सीरीज में आप देखिए 76 कहाँ पे और कितने बार है। जैसे 76 यहाँ पे एक बार है, इधर एक बार है, और 76 कहीं पे नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 76 यहाँ पे 2 बार रिपीटेशन हुआ है। वैसे ही 81 कितने बार रिपीटेशन हुआ है, 81 आप देखेंगे आपको तरीके से तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, ये भी 2 बार है। वैसे ही 64 अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, इन केस में ये भी 2 है। 89 कितने बार रिपीटेशन हुआ है, पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, तो मतलब 3 टाइम रिविजन हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा 89 वाला जो नंबर है इस सीरीज़ में वो रिपीट हुआ है 3 टाइम। तो इस सीरीज़ में मेरे को मॉड मिल गया है कौन सा वाला, 89। तो ये सबसे बेसिक मॉड का सवाल होता है। मॉड का हर एक टाइप का मैंने वन शॉट में कवर करा रखा है, तो वहाँ से आपको तरीके से देखना है, उसके बाहर मॉड से कोई सवाल नहीं आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बोला है क्वेश्चन में ये कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी यहाँ पे दिया रखा है आपको, इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज 66 रुपीज़ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 67 रुपीज़, व्हाट इज़ द सम। यहाँ पे आपको सम निकालना है। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं पहले हिंदी में इसको समझाता हूँ और इसको हम एक तरीके से करेंगे, वो है ट्री मेथड, हम इसी तरीके से बताएंगे इसको। बोलते हैं आपने कुछ पैसा जो है 2 साल के लिए बैंक में रखे होंगे। मान के चले अपनी SBI में रखे हो कुछ पैसा और कुछ पैसा एक्सिस में रखे होंगे। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। और आपने SBI में रखे होंगे कुछ पैसा और कुछ पैसा जो है एक्सिस बैंक मतलब कि प्राइवेट बैंक में रखे होंगे। ठीक है, SBI वाला आपको बोले कि हम जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट देंगे। एक्सिस बोलते हैं हम है प्राइवेट, हमारे पास पैसे रखिए, हम देंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वहीं पे बोला है कि 2 साल बाद आपने SBI में जो रखा वो पैसा 66 रुपये हो गया है और जो एक्सिस में रखे होंगे वो 67 रुपीज़ हो गया है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि आपने कितना पैसा जो है पहले आपके पास थे। ठीक है, देखिए मैं आपको तरीके से बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाँ ये पी पैसा यहाँ पे रखा है तो पी पैसा यहाँ पे भी रखा है। नहीं, आपका 2 ऑफर है। हो सकता है कि आपने एक बार 2 साल SBI रख के देख लिया और 2 साल एक बार एक्सिस में देख लिया। जब SBI में रखे थे तब पैसा 66 रुपये हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, और जब एक्सिस में रखे होंगे तब पैसा जो है 67 रुपये में हो रहा है, तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब आता है मेथड में। देखिए हमको ये करना है यहाँ से, जैसे 2 साल SI में अगर हम पैसा रखें तो कितना हो जा रहा है 66 रुपये, और 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में रखें तो वो पैसा कितना हो जाएगा 66 रुपये। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 1 साल में SI में मेरे को कितना मिला है 33 रुपये मिला है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, चाहे वो SI हो मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो और चाहे वो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो, शुरू का ईयर मतलब कि पहला वाला ईयर में दोनों का इंटरेस्ट सेम ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए CI में फर्स्ट ईयर, ये जो है ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है, तो फर्स्ट ईयर में दोनों में ही है 33 रुपये करके मिला होगा। जो चेंज होता है वो सेकेंड ईयर से चेंज होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, क्योंकि इस SI में जो है तुमको 33 रुपये सेकेंड ईयर में मिलेगा, 33 रुपये थर्ड ईयर में मिलेगा। CI में ये होता है कि तुमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऐसा चीज़ें होता रहता है। तो आपको जो है पहले ट्री मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल में आपको जो है यहाँ पे CI में कितना मिला है 33 रुपये, पहले साल में बता रहे हैं हम इसको। SI में आपको कितना मिला होगा, ये भी 33 रुपये है फर्स्ट ईयर में। ऑलवेज हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं शुरू में। तो उसके बाद आपको बोलता है कि
सेकेंड ईयर में आपको कितना ज़्यादा मिला ऐसा ऐसे 1 रुपये ही तो ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ईयर में यहाँ पे 33 मिलेगा और यहाँ पे 34 मिला, तब आगे तो ये 67 हुआ। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो ये वाला आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट कैसे निकालते कि कितना मुझे ज़्यादा मिला कंपाउंड में अपॉन जो है फर्स्ट ईयर का ये जो है पैसा, यही हमारे से आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। कभी कभार आपको क्वेश्चन में इतना तक ही पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताइए, ठीक है, तो तब आप जो है इतना स्टेप कर लीजिएगा तो चल जाएगा। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3.03% आपका परसेंटेज ऑफ रेट आ जाएगा, मतलब इतना आपको इंटरेस्ट रेट है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। देखिए प्रिंसिपल निकालने के तरीके, एक होता है रेट निकालने का तरीका, हमने बता दिया कि वहाँ से रेट कैसे निकालते हैं। जबकि मेरा रेट यहाँ से कितना आ गया है, इस पर्टिकुलर बैंक से 3.03% आ गया है। अब ऐसे ही मुझे निकालना है कि यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है, तो उन केस में आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऐसे निकालना होता है, प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है, SI होता है। तो देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको पता चल गया है कि 3.03 है, अपॉन 100 आपको लिखना है, और SI आपको ऑलवेज क्या मिल रहा है, 33 मिला है। यहीं से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे चीज़ों को तो यहाँ पे P इक्वल टू आपका आ जाएगा 3300, और यहाँ से भी 3, इसको दशमिक को हटा के यहाँ से 100 से गुना कर दीजिए। जब ये 100 से गुना करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली आपका जब कटेंगे चीज़ों को तो कैलकुलेशन करके आपका का तकरीबन आ जाएगा 1089। देखो तो ये वाला आंसर का यहाँ से आएगा। अब कैलकुलेशन आप घर में भी एक बार मैच कर लीजिएगा, गलत तो नहीं होगा सर। तो यहाँ से आपको चीज़ों को देखना है। तो देखिए तरीके से हमने दो चीज़ों को जाना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है और प्रिंसिपल कैसे निकालना है। ये दोनों ही पूछ सकता है और दोनों के तरीके से हमको देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे आपका बोला है कि राजेश एंड नरेश स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 66,000 और 29,000 रिस्पेक्टिवली। राजेश ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 2 मंथ के लिए और नरेश ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, वही पैसा को मतलब कि जैसे 29,000 है उसको 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर चुका है। उसके बाद बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट जो है ये कितना है, आपको दे रखा है कि 7,036 रुपये है। तो व्हाट इज़ द नरेश शेयर। तो देखिए हमको ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है। तो इन्वेस्टमेंट रेट को आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे राजेश है और इधर नरेश है, तो राजेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे ही जीरो को काट लीजिए, रेशियो के फॉर्म में ले लीजिए। यहाँ पे 66 आ जाएगा और नरेश का कितना आ जाएगा 29। पैसे कितना टाइम के लिए रहा है, इसका 2 महीने के लिए रहा है और इसका 12 महीने के लिए रहा है। तो उसका भी मैं यहाँ पे काट के थोड़ा सा स्मॉल कर लूँगा, 66, इस 6 के साथ ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो राजेश और इसका जो है रेशियो कितना आ जाएगा, 11:29। अगर 5% ऑफ प्रॉफिट का वैल्यू 7,036 होता है तो 100% के मतलब 20 से गुना कर देंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे, तब मेरा कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं गुना ना करके मैं डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिखूँगा। मैं बोलूँगा मेरा टोटल प्रॉफिट जो है 7,036 इंटू 20 है। वैसे तो फिर रेशियो में जो आया था राजेश का 11 था और उसका 29 था, तो मिला जुला के 40 आया है। और मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया कितना है कि यहाँ पे जो है नरेश नरेश का पूछा गया ना, तो 29 हो जाएगा। देखिए इसके साथ इसका काट देंगे, इसके साथ यह काट देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 35 और ये 8। तो इसको आप गुना करते 8 9 72, 72 मतलब होता है ये वाला आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट में। तो 1020 ये पे 2 आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आपको तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे पहले हमको रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल प्रॉफिट जो 5% है, तो एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट 100% होता है वही निकालना पड़ा। उसके बाद हम जो है उसका टोटल प्रॉफिट से डिवाइड करके निकाल लिए। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये कॉन्सेप्ट इस बार रेलवे में और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इस बार जो रेलवे में वो सेक्शन कंट्रोल वाला एग्ज़ाम होता तो पहला शिफ्ट में, और इसका जो क्वेश्चन था बहुत अच्छे तरीके से दिया था, और वो 28 वाला और 14 वाला वैल्यू था, वो भी कराएंगे बाद में। तो जब वो स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे उसको। फिलहाल देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे 2 पाई हो गया है, 1 पाई होगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक था।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है आपको, डिटरमाइन द आर्क लेंथ इन यूनिट ऑफ सेक्टर। ओके, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6, और यहाँ पे आपको बोला है 6 मतलब 6 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली। सो यहाँ पे यूनिट जो यहाँ पे बोल दिया है 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं तरीके से समझ आता हूँ। यहाँ पे आपको ये बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो बोलता है कि एक आर्क बनाता है, ये जो है ना ये आर्क है, और ये आर्क में जो एंगल बनता है उसी एंगल को आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको बस यही पूछा गया है। तो ये जो आर्क है, मान के चलिए ये वाला ए और बी है, ठीक है। तो ये ए बी का लेंथ आपको पूछा गया है। देखिए कैसे करना होता है, नॉर्मली ये जो होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है ऑलवेज 2 पाई आर। 2 पाई आर अगर जब हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस तो कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। मुझे पूछा कितना का गया है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री जो कोण बनाता है तो उसी का जो है लेंथ आर्क पूछा गया है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 44/7। 44/7 कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 दे रखा है। वैसे आर का वैल्यू मुझे 6 दे रखा है, और यहाँ पे 360 मुझे पता है डिग्री में, और यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। इसके साथ इसका पूरा काटूंगा तो 6 में आ जाएगा, और ये 6 के साथ ये 6 कट जाएगा, तो 44/7 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कि हाँ सरकमफ्रेंस जो होता है तो उसका वैल्यू अगर डिग्री में देखा जाए तो 360 है, तो मुझे 60 डिग्री में उसका लेंथ कितना हो जाएगा यही पूछा गया है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को भी तरीके से समझेंगे, उसको बोलते हैं M1D1H1 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 प्रिंटर है जो कि 9000 पेज को प्रिंट कर सकता है 6 घंटे में। हाउ मैनी प्रिंट आर नीडेड टू प्रिंट 28,800 पेजेस इन 8 आवर एट द सेम डेट। कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 चीज़ें करना है। यहाँ पे आपको लिखना है M1D1H1 अपॉन क्या करना है W1 इक्वल टू M2D2H2 और W2। तो वैसे ही M1 मतलब क्या होता है, मशीन हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 5 प्रिंटर है, तो यहाँ पे M का वैल्यू कितना है 5 है। वैसे डे आपको नहीं दे रखा है तो कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। एज दे रखा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे आवर में 6 आवर। टोटल वर्क कितना करता है 9000, तो हम नीचे लिखेंगे 9000। उसी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे मैन लगा है वही आपको, या फिर प्रिंट लगा है वही आपको पूछा गया है, मतलब M2 आपको पूछा गया है। वैसे डे हमें कोई यहाँ पे लेना नहीं, आवर लेना है, तो यहाँ पे आपको 8 घंटे दे दिया है, और यहाँ पे 28,800 दे दिया। तो यही चीज़ों को हम कैलकुलेट करना, इसके साथ ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके साथ हम अगर इसको काटे 8 से कट जाएगा ये चीज़ें, 8 या 24 और 4 8 नहीं कट पा रही है, तो 8 या 24 से इसको देखते हैं 6 और 15 से कट जाएगा, और ये 3 से कटेगा। ये देखो 8 8 16 तो 18, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 6 18, 8 12 96। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो फिर टोटल कितना मशीन उसको लगेगा, 12 मशीन लग जाएगा, तब जो है इस काम को वो कंप्लीट कर पाएगा। तो M1D1 कॉन्सेप्ट यही बताता है कि आपको अगर डे नहीं दे रखा है तो डे का आपको वैल्यू नहीं बिठाना है, अगर एज नहीं दे रखा है तो एज का वैल्यू नहीं बिठाना है। एम तो ऑलवेज दिया रहेगा, हो सकता है बाकी एम के साथ कोई और ना दिया रहे, बट एम आपको दिया रहेगा ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बोला है कि ये एक जियोमेट्री का लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तरीके से एक ड्रॉ करवाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ भी ये बोला है कि इफ टू लाइन आर पैरेलल एंड ट्रांसफर मेक टू द 65 डिग्री विथ वन लाइन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अदर लाइन। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल वो होता है जैसे यहाँ पे मान के चलो ये एक एंगल है, इस एंगल के साथ, मतलब इस एंगल को मैं अगर एक नाम देता हूँ, इस एंगल के साथ ये 2 नंबर एंगल जो है करस्पॉन्डिंग है। वैसे ये 3 नंबर का दे दो तो ये 4 नंबर, तो 3 नंबर के साथ ये करस्पॉन्डिंग एंगल है।
तो बोला है कि ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल 65 डिग्री है तो अदर करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, ऑलवेज सेम ही होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ऑलवेज समान होता है। और एक एंगल मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ, वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो भी जो है समान होता है। जैसे ये एंगल अगर एक है, ये एंगल अगर 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 3, ये क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गया, SIT अपोजिट जो भी है। देखिए और भी एंगल होता है, तो उस चीज़ों को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे एक एक तरीके से कि कौन कौन सा और एंगल होता है और कौन कौन सा तरीके से कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जैसे द सम ऑफ अर्न एंड इंटरेस्ट 460 रुपीज़ इन 4 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। यहाँ से आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। देखिए 460 यहाँ पे क्या है, टोटल SI है। SI इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, SI इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो हो जाता है R इंटू क्या पे T। तो R आपको यहाँ पे दे रखा है 10% और T 4, मतलब कि 40%। तो ये 460 आप देख रहे हैं ना, ये 40% का वैल्यू है एक्चुअली। प्रिंसिपल क्या होता है, ऑलवेज 100%। तो इसके साथ ये कट जाएगा, ये 4 25 से कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1150। समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। इसको साथ भी अगर ये भी समझ ना आए तो नॉर्मल बेसिक तरीके से भी आप कर लीजिए, वो भी बेटर रहेगा। जैसे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, मैंने उसी कॉन्सेप्ट को किया, बस तरीके से समझाया। देखिए SI यहाँ पे 460 है, P आपको निकालना है, R का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 10 है, और 4 का यहाँ पे T का वैल्यू कितना है 4 है। तो डायरेक्ट मैं 40 लिखूँगा, यहाँ से ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो इससे डायरेक्ट 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 23 जीरो। इसी को गुना करेंगे तो 23 5 115 आता है और जीरो, तो आगे मेरा 1150 रुपये। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। पी का आपको वैल्यू दे रखा है कि यहाँ पे बोला है उसको जहाँ जहाँ पे पी है आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो हम उसी की तरफ से लिखेंगे कि 12 × 3 ब्रैकेट। क्यू का काम है यहाँ पे आपको बोल रखा है कि क्यू जो है पॉजिटिव है, मतलब प्लस है, तो 4। एस इक्वल टू आपको दे रखा है, अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है। हम अकॉर्डिंगली देखेंगे इसको कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा वो है, डिवाइडेड होगा एक्चुअली, कोई दोनों में से कोई से एक डिवाइडेड है। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय पकड़ता हूँ, एक्चुअली इसको डिवाइड देख के ही लग रहा है कि ये डिवाइडेड बाय नहीं है, ये डिवाइडेड बाय होगा प्लस। अब एस जो है यहाँ पे क्या है 5 है, पी को हमें पता चल गया कितना है 8 है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे 3 बार 36 और 4 प्लस 5 इंटू 8, 4 9 36 हो जाएगा, 5 8 40 और 9 49। तो ये जो है वो हो जाएगा, और इसको आप बदल के जो है इसको डिवाइडेड बाय हो जाएगा। देखिए हम तरीके से कैसे बोल पाए डिवाइडेड बाय है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका ये वाला कटेगा, और हमारे आंसर में कोई भी चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ पे मैं अगर डिवाइडेड पकड़ता ना तो फ्रैक्शन में वैल्यू आने का चांस था, इस बेसिस पे मैं बोल पाया कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय कहाँ पे बैठ सकता है। तो जब ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कौन सा चीज़ें डिवाइडेड होगा कौन सा चीज़ें इंटू होगा। तो ये चीज़ें जब डेवलप हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है ACF निकालने के लिए बोला है 24 36 और 102 का। ठीक तरीके से हम ACF मतलब ये होता है कि ये सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। सो इसमें हमें क्या देखना है, नॉर्मली ये तो छोटा है तो आराम से कर सकते हैं, बट हम तरीके से देखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको गैप देखना है, ये कितना है 12 है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 66 है, और इन दोनों के बीच में गैप देखें तो 54 है। देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन हम लोग 12 को लेंगे तो 12 से 54 नहीं जाता है, 8 से भी नहीं जाता, 6 से चले जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे 6 से होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम ए शेप को निकालते हैं बीच में उसका डिफरेंट क्रिएट करके, जब तक वो एक पर्टिकुलर छोटे फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो इस तरीके से हम ए शेप को निकालेंगे तो आसानी से तरीके से निकल सकता है।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, किसी ने मेरे को मैसेज ये किया था वहाँ पे कमेंट में कि पिछले दिन का मतलब क्लास नंबर 2 का जो है हमारा लेक्चर नंबर, तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन का डाउट था। तो पहला वाला क्वेश्चन का था, तो अगर उसको वो समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ ले आप, तो उस चीज़ों को तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको वो वाला डाउट दूर नहीं होता है तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके अलग से क्लिप बना दूंगा। फिलहाल इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि अरविंद बॉट एन आर्टिकल फॉर एक्स, ही सोल्ड इट टू बीरू। ठीक है, तो अरविंद ने एक आर्टिकल को क्या किया है, बॉट क्या है, मतलब क्या है, खरीदा है 100 रुपये में, और उसने वीडियो को सेल किया है 30% ऑफ लॉस में। और वीडियो ने क्या किया है, उसमें 198 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया है। तो मीनू का जो प्रॉफिट, और किसको मतलब उसने सेल किया है, मीनू को सेल किया है। उसके बाद बोलता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 150, सॉरी ओनली 50। तो इफ़ मीनू बॉट यहाँ पे 1053, देन वैल्यू ऑफ द एक्स। देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे वीडियो है और यहाँ पे मान के चलो मीनू है। तो मीनू जो है कितने में ख़रीदा है, 1053 रुपये में ख़रीदा है। तो मैं बोल सकता हूँ जब वीडियो मीनू को बेचा होगा तो वीडियो का सीपी और मीनू का एसपी समान होता है। सॉरी, वीडियो का एसपी और मीनू का सीपी समान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बोले, जैसे आप कोई दुकान में जा रहे हो, दुकानदार आपको कोई सामान बेच रहा है, तो दुकानदार जो बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस सेम ही तो बराबर है। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि वीरू का जो सेलिंग प्राइस है वही मीनू का जो है कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे भी वीरू का सेलिंग प्राइस कितना है, 1053। तो बोलते 1053 में जब उसने वीरू ने मीनू को सेल किया है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 50%। तो मैं बोलूँगा ये परसेंटेज में वैल्यू है 150। तो फिर वीरू का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 100% होता है ऑलवेज। तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये कितने में आ जाएगा, 3 तरीके और ये 702। ठीक है, तो 702 उसका कॉस्ट प्राइस आया। एक्चुअली ये उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये तब का वैल्यू है जब उसने 198 ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया है। अगर मैं देखूँ उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस किसका ना, वीरू का, तो मुझे 198 रुपये माइनस करना पड़ेगा, तब आके मुझे मिलेगा वीरू का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो फिर इसको माइनस करूँगा तो 504 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चीज़ें समझो। तुमको बोला है यहाँ पे कि जब वीरू ने खरीदा है ना, तब जो है अरविंद को क्या हुआ है, लॉस हुआ है 30%। तो ये 504 जो है, जैसे हमने अभी देखा कि अरविंद का यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू वीरू का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यही 504 किसका वैल्यू है, 70% का वैल्यू है। और अरविंद का जो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, ऑलवेज 70, मतलब 100%। इसके साथ ये कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 2 14, तो 720 रुपये। तो 2 स्टेप में मुझे इस चीज़ों को करना पड़ेगा, तरीके से समझना पड़ेगा। तो अरविंद का जो कॉस्ट प्राइस यहाँ से मेरे को निकल के आया 720 रुपये। नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज किया गया है 38%। ओके, इन द फर्स्ट ईयर, देन डिक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चीज़ों को बोला है कि इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 5100। उसके बाद तो बोला है कि कैलकुलेट द फाइनल प्राइस ऑफ द सेकेंड ईयर। इसको हम सीरीज मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सीरीज मेथड से हम यही करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि कोई प्राइस अगर शुरू में इनिशियली 5100 है, तो उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 38%। तो इंक्रीज़ अगर 38% हुआ है तो वो 138 हो जाएगा अपॉन 100। उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है 20%, तो क्या हो जाएगा 80/100। समझ में आया। इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, दोनों साथ में, एक जीरो यहाँ पे भी मैं काट देता हूँ। देखिए, उसके बाद अगर मैं देखूँगा चीज़ों को कि यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, इस जीरो को, सबका जीरो को मैं अगर काट दूँ तो यूनिट डिजिट से ये 8 आ जाएगा, 8 8 64। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये 64 मतलब यूनिट डिजिट में 4 होना चाहिए, तो यही वैल्यू हो जाएगा। तो समझ में आया, बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा कि 5630.40 इसका आंसर है। तो ऐसे भी कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर यूनिट डिजिट आपको अलग अलग दे रखा है, मतलब कि एग्जामिनर आपको दावत दे रहा है कि आप कैलकुलेशन ना करिए।
नेक्स्ट नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये बोला है, एक पाइप एंड सिस्टम से लाजवाब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। यहाँ पे दो पाइप या फिर आपको दे रखा है कि टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम 6 आवर एंड 7.5 आवर। मतलब कि एक टैंक है और पाइप ए उसको भरता है 6 आवर में और पाइप बी उसको भरता है 7.5 घंटे में। ठीक है। बोथ द टैप ओपन 2 आवर एंड बी इज टर्न ऑफ। ठीक है। बी इज टर्न ऑफ के बाद बोला है हाउ मच टाइम विल ए टेक टू फिल द रिमेनिंग सिस्टम। हमें कुछ भी करना है, पहले हमको क्या देखना है, चीज़ों को टोटल जो है टैंक में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे हम रख सकते हैं या फिर दोनों टैंक के द्वारा भरा सकते हैं। उसके बाद इसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो वही चीज़ें हम पहले करेंगे। तो ये जो टैंक है वो 6 आवर में होता है, बी जो है वो 7.5 आवर में होता है। तो इन दोनों के एलसीएम हम तरीके से लेंगे तो क्या करेंगे, मैं इसको 1 मिनट के लिए मानूंगा कि 7.5 नहीं 15 है। 15 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो देखिए ये 5 से जाएगा और ये जो है कितने में जाएगा, 7.5 दुगुने 15 और 15 दुगुने तो 4 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी जो है 5 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 4 यूनिट है। उसके बाद आपको बोला है कि बोथ जो टैंक यहाँ पे टैप आर ओपन 2 आवर। तो अगर 2 आवर ओपन करा है ए और बी तो ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 4 है, मतलब कि 9 यूनिट पानी भरता है हर एक घंटे में। तो टोटल 18 यूनिट ऑफ पानी उन्होंने भर रखा है दोनों पाइप मिला के। 18 यूनिट भर रखा है तो रिमेनिंग कितना हो गया, टोटल अगर 30 है 18 भर दिया है तो रिमेनिंग मेरा हो गया यहाँ से 12 यूनिट। वही 12 यूनिट की कौन भरेगा, ए वाला टैंक भरेगा। तो जब ए वाला टैंक 12 यूनिट भरेगा तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 4 20, 2.4 आवर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक ट्रेन प्रॉब्लम वाला जो सवाल है तो वो है। तो देखिए हम देखते हैं चीज़ों को। तो ये ट्रेन यहाँ पे बोला है कितने मीटर लॉन्ग है, 628 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो क्रॉस करता है। देखिए ऐसा है, एक ट्रेन है और यहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है एक वॉकिंग स्पीड ऑफ मैन। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैन को क्रॉस कर रहा है, वो मैन इस साइड आ रहा है और वो ट्रेन इस साइड जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और अगर ऐसे है तो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए 12 सेकंड टाइम लगता है। तो आपको स्पीड ज्ञात करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की। तो देखिए मुझे स्पीड अगर मैन का किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये 12 सेकंड में दे रखा है और ये जो है ये मीटर में दे रखा है और मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए बोला है। तो सबसे बढ़िया है कि आप सेकंड को आवर में और मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए, तो जो है थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो हम वही करेंगे। जैसे डी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। यहाँ पे डी आपको बोला है 628 मीटर, तो मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाना पड़ता है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो मतलब कोई ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो ट्रेन हो इंसान हो, तो क्या हो जाता है, स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से वो स्पीड का जुड़ जाता है। तो अगर ट्रेन का स्पीड x है और इंसान का स्पीड 10.1 है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। वैसे 12 सेकंड है, सेकंड को हम अगर 60 से गुना करते हैं तो वो मिनट में आता है, तो 3600 से गुना करेंगे तो कितने में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, वैसे 12 या 36 हो जाएगा। और ऑब्वियसली वही चीज़ें जो है मैं 3 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आ जाएगा 3 6 18 और 6 दूना 12 13, यहाँ पे 3 दूना 6 तो 8 और 3 6 18 ये पे। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि 10x और इसको मैं गुना करूँगा तो 101 आ जाएगा। और यही चीज़ें जो है मैं यहाँ पे सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ें माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू 7, यहाँ पे 8 और 3। तो x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 178.3। तो 178.3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बोला है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर यहाँ पे दे रखा है जिसका लेंथ आपको दे रखा है कितना है ना 44 सेंटीमीटर और विड्थ कितना है 89 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर यहाँ पे दे रखा है इस फॉर्म्ड, इसको रोलिंग करके सिलेंडर का फॉर्म दे दिया है along with its length in the curve surface area। तो along with its length का अगर दे रखा है आपको तो आपको ये चीज़ें करना है। जैसे यहाँ पे पेपर है मान के चलिए, तो यही लेंथ इसको 44 दे रखा है और यहाँ पे जो है 89 दे रखा है। तो along with इस लेंथ बोले तो इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, या तो ऐसे मुड़ेंगे तो ये मेरे को एक सिलेंडर आ जाएगा जहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस कितना आ जा रहा है 44, इसका लेंथ 89 आ जा रहा है। यहाँ से मुझे कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। किसी भी लेंथ का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू पाई। पाई मतलब क्या होता है 22/7। तो इसके बाद इस चीज़ों का हम बोलेंगे 2 पाई आर इंटू एज कितना है 89। तो मैं आर की जगह आर ना लिख के 7 लिखूँगा। देखो मैं कैसे लिखा उसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका और बहुत तरीके से बताता हूँ मैं उसको। पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, फिर साथ के साथ ये साथ कट जाएगा। मुझे पूरा कैलकुलेशन करके जरूरत नहीं है, मैं पहले यूनिट डिजिट देखूँगा, यूनिट डिजिट नहीं है तो डिजिटल सम भी देखूँगा। 9 दूने कितना 18, 8 दूने 16, मतलब यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए। एक ऑप्शन यही है जो कि 4 नंबर वाला 6 है लास्ट में। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है सर आपने डायरेक्ट 7 कैसे लिख दिया। तो अभी मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जब भी कोई पर्टिकुलर एक सर्किल होगा उसमें आर रेडियस, उसमें 2 पाई आर मतलब होता है उसका सरकमफरेंस और उसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला देता हूँ। अगर रेडियस 7 है तो उसका जो है सरकमफरेंस ऑलवेज 44 हो जाएगा और उसका एरिया ऑलवेज 154 हो जाएगा। वैसे 7 का जितना हिसाब से होता रहेगा कि ये अगर 14 है तो 1D से 1D जाएगा तो ये 88 हो जाएगा, और जब ये 154 है तो इसके साथ आपको कितना गुना बढ़ा है 2 गुना, तो आपको यहाँ पे 4 गुना बढ़ाना है। अब यहाँ पे 4 गुना क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ये 1D है, ये भी 1D है। 1D मतलब होता है 1 डायमेंशनल, यहाँ पे 2D है तो इसीलिए हमको उसको 4 से बढ़ाना है। 2D हम कैसे समझना, जैसे यहाँ पे आर का 2 वैल्यू आर इंटू आर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इस चीज़ों को, यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखते हैं। तो ये होता है 1D, ये भी 1D, ये 2D। जब भी हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे 3D बोलेंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को हमको देखना पड़ता है जल्दी कैलकुलेशन के लिए और तरीके से स्मार्ट अप्रोच के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये बोला है कि 2 पाइप, अच्छा मैं आपको पहले ये चीज़ें बता देता हूँ कि क्वेश्चन में ये जो है ए और बी और सी जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, वहाँ पे सी है। आप अगर पी वाई क्यू से मैच करेंगे तो ये ए और बी I1 और I2 है और सी यहाँ पे O है, ठीक है। तो उसमें बस मैं थोड़ा सा चेंज किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम ही चेंज किया है, कॉन्सेप्ट नहीं। तो डेटा बेटा सब सेम है, डेटा बेटा सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया है। तो 15 नंबर में आपको ये बोला है ए सिस्टम हैज़ 2 इनलेट ए एंड बी which कैन फिल, यहाँ पे आपको बोला है 16 आवर एंड 20 आवर। तो ये एक पाइप है जहाँ पे 16 आवर में एक पर्टिकुलर टैंक को फिल कर सकते हैं, वैसे बी एक पाइप है जो कि 20 आवर में एक टैंक को फिल कर सकते हैं। वैसे सी एक पाइप है जो कि टैंक को खाली करता है 12 आवर में। तो आप माइनस लेके देखिए, माइनस इसलिए लिखना है ना कि आपको चीज़ें गलती ना हो जाए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 120 लिख सकते हैं तो 16 से नहीं जाएगा, 240, हाँ 240 लिख सकते हैं। 240 से जब 16 से जाएगा तो कितने में आ जाएगा 10, 15, 15 से आ जाएगा। वैसे ही 20 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 12 भर में आ जाएगा, और ये जो है -20 आ जाएगा। उसके बाद बोला है ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द एम्प्टी सिस्टम देन द हाउ मच टाइम टेक। देखो ऑल द पाइप अगर ओपन करेंगे तो 240 तो उसमें पानी भर सकता है यूनिट, 15 यूनिट भरेगा ये, 12 यूनिट भरेगा ये, तो 27 हो गया। बट खाली भी तो करेगा ये 20 यूनिट, तो इसलिए जो है ये कितना हो जाएगा 20। तो बोला जाए तो घंटे में उसने 7 यूनिट ही पानी फिल कर पाया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2/7,
यही मेरा आंसर है कि 34 आवर 2/7 में ये चीज़ों को फिलअप कर पाएगा अगर 3 पाइप को मैंने ओपन कर दिया। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको बताना है। नेक्स्ट आगे वाले सेशन के लिए आप ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए और हम कंटिन्यूअस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ